अभी रोज सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर में हाथ में चाहिए मुझे। अब उसके अंदर इतने सारे न्यूज़ होते हैं, तो वो उसको आप कितने टाइम में गैदर कर लेते हैं? न्यूज़पेपर पूरा का पूरा टीम वर्क है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है। अब्दुल कलाम का रात को करीबन 9 बजे न्यूज़ आई थी कि भाई अब्दुल कलाम नहीं रहे। India's most loved president, APJ Abdul Kalam is no more. That's the big news. जैसे आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था, हमारे इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन का भी आपने इंटरव्यू लिया था, तो आप स्पेशल सिलेक्ट किए गए थे इस चीज़ को लेकर कि आपको मौका मिला था उनसे इंटरव्यू करने के लिए, तो वो आपके लिए कैसा था? कितने एक्साइटेड था आप इंटरव्यू लेने के लिए? बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, बिल्कुल भी ईगो नहीं, बिल्कुल जमीन से लगे हुए आदमी। तो न्यूज़पेपर जो है वो 5 रुपये में हमें इतना सब डेटा दे देते हैं कि वो सालों तक याद रहता है। न्यूज़पेपर के ये जो कोरे पन्ने आते हैं, बिल्कुल छपाई भी मत करो तो भी 5 रुपये में आपको नहीं मिल सकते। तो ये करीबन 15-20 रुपये में एक अखबार पड़ता है, फिर भी हम पाठकों को 5 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल वैल्यू हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ये सब मिला के हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। कि आप 24 घंटे न्यूज़पेपर जीते हैं। सब पत्रकार को जीना पड़ता है। अखबार નું ઉત્પાદન નહીં થાય, અખબારનું સર્જન થશે। जो इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, तो क्योंकि वो न्यूज़ आपके पास आ गई, लेकिन अगर वो तथ्य सही नहीं होगा तो बड़ा प्रश्न होगा, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं आप? PTI और UNI ये हमारी 2 मेन न्यूज़ एजेंसी है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है 1 साल, 2 साल, 5 साल उसकी प्रिंट वैसे रहती है, तो ऐसा क्या खास? ये लॉन्ग टर्म प्रिंटिंग वाली साइंस होती है, ये आपकी आप साइन नहीं होती। ये जो रिपोर्टिंग है उसमें बहुत चैलेंज है। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर आपकी लाइफ को खतरा होता है। हो सकता है शायद आपको भी कभी कोई तरफ से धमकी मिली हो, कुछ मिला हो। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका हमारे स्कूल के पॉडकास्ट प्रिंस टॉक्स नॉलेज गिवन बुक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है: सांसद, सरकार, न्यायपालिका और मीडिया। जी हाँ, आज के हमारे अतिथि पिछले 33 साल से जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। पिछले 10 वर्ष से वो VNSGU में एज अ प्रोफेसर जर्नलिज्म सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं और एज अ रिपोर्टर उन्होंने इंटरव्यू किया है हमारे एक्स प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का। आइए हम वेलकम करते हैं हमारे अतिथि अशोक पटेल सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का जो युवा पीढ़ी है, आज के माँ बाप जो हैं, अगर हम उनको पूछे करियर के बारे में, तो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस या अब्रॉड स्टडी की बात करते हैं। किसी के भी मन में ख्याल नहीं आता है जर्नलिज्म के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको किसने और कैसे प्रेरित किया ये करियर जर्नलिज्म एडिट करने के लिए? हाँ, वैसे तो मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक था, जैसे हर बच्चे को होता है, और 2-3 परीक्षा एग्जाम भी पास की, मगर तब सरकारी भर्ती बंद हो गई और जो अपॉइंटमेंट होनी थी वो स्टे लग गया, और उसके कारण मैं जर्नलिज्म में आ गया। इसलिए ये कहानी है। वैसे ये तो मैं कुछ आने वाला नहीं था। वैसे तो मैं तो गांव का बच्चा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है जहाँ रोजगार मिल सकता है। बाद में लिखने का शौक था, इसलिए आ गया, डटा रहा, और 33 साल से मैं पत्रकारिता करता हूँ, और साथ में लेखन बहुत कुछ करता हूँ। आर्टिकल्स भी बहुत लिखे हैं और पुस्तकें भी बहुत लिखी हैं। जी हाँ सर, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की एज अ जर्नलिज्म, एज अ रिपोर्टर, तो वो फेस बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जब पत्रकारिता में 1991 में आया, तब प्रिंट मीडिया का एक माहौल था,
दूसरी बात ये है कि आजकल आपने बोला कि भाई बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ज़माने में ऐसा था कि भाई जनरल नॉलेज मेन थिंग थी और उसी के कारण लोग पढ़ते थे, क्योंकि कोई भी रोजगारी के लिए आप इंटरव्यू देने जाओ तभी जीके के क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, इसलिए हरदम जीके के का जानने के लिए पेपर पढ़ना आवश्यक था। और प्रिंट मीडिया का वो ज़माना था और आपको सभी इंफॉर्मेशन सिर्फ एंड सिर्फ अखबार के जरिए मिलती थी। दूरदर्शन तो बहुत पीछे आया, इसके बाद टेलीविज़न भी आया और इसके बाद आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। राइट सर। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कि जहां आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा हो, कोई अच्छी न्यूज़ लीड मिली हो, आपने उसका आर्टिकल लिखा हो लेकिन वो वहाँ पब्लिश होने के लिए दिक्कत आई हो, ऐसा कुछ? हाँ, दिक्कत आई ऐसा तो नहीं हुआ है, मगर चैलेंज तो बहुत सारे रिपोर्टिंग में आई थी। हाँ, एक इंसिडेंट मुझे, 2 इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा कि दमन का एक पुल टूट गया था। हाँ, अब बहुत सारे स्कूल के बच्चे मारे गए थे उस तब। वहाँ जब मुझे रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ा तो इतनी भीड़ थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। तब मुझे भी थोड़ी डर हुआ था कि भाई ये कैसे होगा, कैसे काम करूँगा, क्योंकि फिर भी वैसा था कि मीडिया का आदर मिलता था, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत वो आई कि बाद में लिख के मुझे सूरत रिपोर्ट करनी थी। राइट। वो मैं कैसे करूँगा कि ये जमाना, वो ईमेल का आज का जमाना है, वो जमाना ईमेल का ना था। फैक्स लिख के फैक्स करना पड़ता था, लिखना कहाँ बैठना है कहाँ। मगर लोग इतने सपोर्टिव थे कि मुझे एक जगह पे बिठा के वो लिखवाने बिठाए, और मेरा जो वहाँ का एक प्रतिनिधि था वो फैक्स साथ में लेके घूमता था। मतलब कि फोन की लाइन तो कहीं से भी मिल जाती, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती, मुझे लिख के सिर्फ वो ज्वाइन करके रिपोर्ट भेजना था। ये एक चैलेंजिंग जॉब था और 2-3 दिन हम वहाँ रहे, बहुत सारा रिपोर्टिंग किया। लोगों का जो रोष था कभी, क्योंकि करीबन 20-25 बच्चे मारे गए थे, इसलिए लोगों का जो रोष था वो इतना भयानक था कि यदि कुछ भी जरा भी गड़बड़ी हो जाए तो तकलीफ हो सकती थी। मगर वैसे भी ये दुर्घटना थी, हम बच्चों के साथ थे, समाज के साथ थे, इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी। दूसरी बात मुझे याद आ रहा कि पाकिस्तान बहुत सालों से हमारे, आज 21 हमारे माछीमार वहाँ से छूट के आए हैं, आज ही आए हैं। हाँ, एक ज़माना था कि बिल्लीमौला नज़दीक का गांव है, वहाँ से 2-3 मछुआरे पकड़े गए थे, पाकिस्तान की जेल में थे। किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि गांव वाले सीधे मीडिया ऑफिस से जुड़े नहीं होते हैं, बात कैसे करना है, कैसे पहुंचाना, वो भी उसे पता नहीं थी। मगर पाकिस्तान की जेल से एक लेटर आया। हाँ। आप देखो कि पेपर का महत्व क्या है। उस जमाने में जब पोस्ट का एक का महत्व था, वहां से कागज आया कि हमें यहाँ ये पीड़ा हो रही है, हमें खाना नहीं दे रहा है, खाना देता है तो कंकड़ वाला खाना देता है, पानी टाइम पे नहीं देते हैं, हमें ये करते हैं वो करते हैं। ये बाद में हमें पता चला कि ये घटना तो हमारे साउथ गुजरात की है। बात तब मैंने वहाँ जाके रिपोर्टिंग की, उसकी दर्दनाक स्टोरी सुन के हम भी कांप उठे थे कि क्या क्या उसे झेलना पड़ा। ये रिपोर्टिंग हुई, हाफ पेज गुजरात मित्र में हमने ये काम किया, और एक चैलेंजिंग जॉब ये की। बाद में हमें ये संतोष हुआ कि 15-20 दिन के बाद गवर्नमेंट जागी और उसकी रिहाई भी हो गई। कहते हैं ना कि कलम की ताकत जो है वो तलवार की ताकत से ज्यादा पावरफुल है। शायद इसी इंसिडेंट्स को हम जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, जैसा आपने बताया कि एक न्यूज़ लीड के लिए आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी रोज सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर में हाथ में चाहिए मुझे। अब उसके अंदर इतने सारे न्यूज़ होते हैं, तो वो उसको आप कितने टाइम में गैदर कर लेते हैं और 24 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा आर्टिकल बनाकर दे देते हैं, न्यूज़पेपर बना कर देते हैं, तो इट्स नॉट ईजी। वो इतना ईजी नहीं होगा, तो उसके लिए कैसे मेहनत लगती है, क्या टीम वर्क लगता है, कैसे आप कर पाते हैं मैनेज? न्यूज़पेपर पूरा का पूरा टीम वर्क है। बहुत सारे रिपोर्टर सिटी में जाके कवर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो खबर पत्री से बोलते हैं वो गांव में जाके काम करते रहते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को की भी हमें इन्वॉल्व करना है, स्पोर्ट्स को भी करना है, बिजनेस को भी करना है। ये पूरी 24 आवर चलता ही रहता है और हर वक्त हम अखबार जीते हैं। हमारे एडिटर हमें सब कुछ पल पल की खबरें हम जानते रहते हैं, पूरा तय करते रहते हैं, आज ये न्यूज़ बनेगा, ये रहेगा। और ज़्यादातर क्या है कि पेज बिल्कुल कंप्लीट हमारे दिमाग में रहते हैं कि फ्रंट पेज है तो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट, या तो लोकल बड़ी घटना हो तो उसके लिए हम स्पेयर रखते हैं।
ऐसे ही सिटी का न्यूज़ हो वो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के गांव के जो न्यूज़ होते हैं उसका भी पेज कंप्लीट ही होता है कि इस पेज पे वो ही डालना है। लास्ट पेज आपको पता ही है कि सिटी का मेन पेज होता है। इसी तरह स्पोर्ट्स का एक पेज होता है, बिजनेस का पेज होता है। सभी के जो करने वाले हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। यानी कि बिजनेस वाला जो है तो वो पूरा दिन बिजनेस में तय करेगा कि क्या करना है। आजकल आप देखते हैं कि शेयर बाजार बहुत गिर रहा है, तो वो पूरा आज के शेयर बाजार पे नज़र रखता होगा कि भाई आज का हाल क्या है, कितने लोगों का पैसे की कमाई हुई या गंवाए। ये दोनों चलता रहता है और बाद में उसे पता है आज अच्छा मार्केट रहा है, तो वो उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेगा। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग परसों जब पाकिस्तान के सामने हमारी जीत हुई तो बागल और ये सब एरिया में कलेक्ट हो गए थे। तो वो एक और रिपोर्टर का काम है कि हमारा जो आनंद है वो भी हमें रिप्रेजेंट करना है। गेम की बात अलग है, गेम तो वो अलग बात है। ये सिटी का न्यूज़ हो गया। वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अखबारों ने लास्ट पेज पे कवर किया कि भाई यहाँ लोग इकट्ठे हुए और ये किया, जश्न ये इस तरफ से मनाया। अंदर की जो बात है वो फ्रंट पेज है। बिल्कुल पाकिस्तान के सामने हमारी जीत हुई है तो वो फ्रंट पेज न्यूज़ बनते हैं। तो पहले पन्ने पे लग गया कि भाई पाकिस्तान को हमने हराया। तो क्रिकेट का जो हाल है, मैदान में क्या हुआ, किसने कितनी विकेट ली, किसने कितने रन लिए, विराट कोहली ने क्या किया, ये सब फ्रंट पेज पे आ गया। इस तरह से हम पूरा एक दिन ये काम चलता रहता है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है। अब्दुल कलाम की रात को करीबन 9 बजे न्यूज़ आई थी कि भाई अब्दुल कलाम नहीं रहे। हाँ जी। तो बिल्कुल है कि उस तरफ मैं एक अखबार में काम कर रहा था, मैं तो घर पे भी नहीं पहुंचा था, मगर मुझे वो न्यूज़ मिल गई कि भाई ये, क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया था, मुझे घर पे जाके पहले उसका आर्टिकल लिखना था। राइट। मैंने पूरा आर्टिकल लिख दिया, बाद में भेज दिया, बाद में मैं खाना खाने लगा। उसी तरह से नासा में इसरो के चेयरमैन के रूप में शैलेश नायक नाम के एक शख्स का अपॉइंटमेंट हुई थी, पर टेन्योर बहुत कम दिनों का था, 12 दिनों का। मगर वो जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई, शैलेश नायक, आप नाम से ही पहचान जाओगे कि नायक अटक है, तो वो साउथ गुजरात के ही होने चाहिए। बिल्कुल साउथ गुजरात के। तो शाम 5 बजे, वैसे स्पेस में मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे फ़ोन आया कि आप ये बंदा आपके यहाँ का है, कुछ तलाश करो। तो मैंने शुरुआत की, यहाँ घुमा, वहाँ फ़ोन करते करते मुझे 10 बजे पता चला कि शैलेश नायक ओलपाड़ के नज़दीक के गांव के दीहन के है। बाद में वहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैंने दौड़ाया, उसका जो घर था उसका फ़ोटो लिखवाया, बाकी की स्टोरी मैंने लिखनी शुरू की और मैं 10:30 पौने 11 बजे उसको कंप्लीट किया। ये घटना ऐसी थी कि मैं 11 बजे दूंगा तो भी मेरा एडिटर वो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो लोकल घटना है, बहुत बड़ी घटना है, इसरो का बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुजरात के लिए। इसलिए ये हम 24 घंटे हम अब्दुल कलाम की बात मैंने की कि 9 बजे मुझे पता चला कि वो चल बसे हैं। तब बट नेचर दिन में जो घटना हुई थी वो साइड में रह जाएगी, क्योंकि अब्दुल कलाम एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रेसिडेंट बहुत अनोखे रहे, बहुत महान रहे। बिल्कुल। तो उनको तवज्जो देनी थी। फ्रंट पेज के न्यूज़ है, अंदर बहुत सारे आर्टिकल भी छपे उस दिन, वो काम अलग अलग लोगों ने कर दिया। आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि आप 24 घंटे न्यूज़पेपर जीते हैं। सब पत्रकार को जीना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात जिक्र किया था कि आप लोकल गांव तक कैसे पहुंचते हैं, तो गांव तक तो हम पहुंच गए, लेकिन जो न्यूज़ हमारे पास आती है आउट स्टेट, अदर स्टेट से जो न्यूज़ आती है उससे आप कैसे कोलैबोरेट करते हैं? जो इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, तो क्योंकि वो न्यूज़ आपके पास आ गई, लेकिन अगर वो तथ्य सही नहीं होगा तो बड़ा प्रश्न होगा, तो उसे कैसे मैनेज करते हैं आप? एक ज़माना ऐसा था, आज भी थोड़ी बहुत अखबारों में चल रहा है कि पीटीआई और यूनिआई, ये हमारी 2 मेन न्यूज़ एजेंसी है। स्टेट्स, अदर स्टेट्स एंड नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ये न्यूज़ वहाँ से हम कलेक्ट करते थे। आज ज़माना बदल गया है, इंटरनेट पे बहुत सारी अखबारों के भी वेबसाइट चलती है, वहीं से न्यूज़ मिलते रहते हैं। मगर जो ऑथेंटिसिटी आपने जो बोला, वो पीटीआई यूनिआई की बहुत ज़्यादा थी। आज भी आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की और ऐसे अखबारों की बहुत सारी रहती है, और वहीं से अखबार हमें न्यूज़ मिलना या वहाँ से हमें करना बहुत ईजी रहता है। इंटरनेट का ज़माना है, हमें न्यूज़ मिल ही जाती है, और दिन भर चैनल भी ये न्यूज़ चलाते ही रहते हैं। हाँ जी। बाद में हमें इतना ही तय करना है कि ये न्यूज़ लेनी है नहीं लेनी है तो किस तरह से लेनी है। बिल्कुल। तो सर, जैसे अभी हम कहते हैं कि ये हमारा जो ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, डेटा इज़ एवरीथिंग, और इसके लिए लोग बहुत चार्ज करते हैं,
लेकिन अगर मैं देखूँ न्यूज़पेपर जो है वो 5 रुपए में हमें इतना सारा डेटा दे देते हैं कि वो सालों तक याद रहता है। जैसे आपने दमनगंगा वाला जो एक्सप्रेस कहा, दमनगंगा रिवर का नाम है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे तुरंत से फ्लैश हो गया कि हाँ ये हुआ था। तो वो डेटा आप सिर्फ 5 में बेच रहे, तो कैसे पॉसिबल है 5 रुपए में डेटा देना इतना सारा? हाँ, आज तो आपको जब पता ही है कि गांव-गांव में हमारे खबर पत्री रहते हैं, रिपोर्टर रहते हैं, इसलिए वो मैनेज हो जाता है। मगर एडिटर और उसके हाथ नीचे जो चीफ एडिटर रहता है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात यहाँ पहले आ जाती है, वहाँ बाद में पता चलती है, तो यहाँ से वो उस आदमी को दौड़ाना पड़ता है कि ये हो रहा है, दौड़। राइट। वो बाद में कवर कर लेता है। वो पूरा आपने जो प्राइस की बात की कि आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर के ये जो कोरे पन्ने आते हैं, बिल्कुल छपाई भी मत करो तो भी 5 रुपए में आपको नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। सही बात है, क्योंकि न्यूज़ प्रिंट की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई। प्रिंट देकर तो मुमकिन ही नहीं है 5 रुपए में। बिल्कुल। और आजकल तो कलर प्रिंटिंग हो रही है। हाँ जी। वो आप चार्ज करेंगे तो ये करीबन 15-20 रुपए में एक अखबार पड़ता है, फिर भी हम पाठकों को 5 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल वैल्यू हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ये सब मिला के हम हमारा बिजनेस कर सकते हैं। राइट। आपको वहाँ से मॉनिटर सपोर्ट मिलता है। हाँ, monitor। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो अंदर आती है गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है, बिल्कुल उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर मैं बात कहूँ कि जैसे हम जैसे एग्ज़ाम के अंदर पेपर निकालते हैं, तो पेपर अगर हमने रखा है 15-20 दिन धूप के अंदर, तो उसकी इंक निकल जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर जो है उसे पानी गिराओ, धूप में रखो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसकी प्रिंट वैसे वैसी रहती है। तो ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या करते हैं आप लोग? ये लॉन्ग टर्म प्रिंटिंग वाली साइन होती है, ये आपकी आप साइन नहीं होती है, आम साइन नहीं होती है। इसी के कारण वो कागज़ पीला पड़ जाएगा, मगर उसकी प्रिंट कभी भी नहीं निकलेगी। ये इंक कहाँ से, मतलब इंडिया से आती है कैसे? पहले फॉरेन से आती थी, जर्मनी कोलैबोरेशन वापी में जो कंपनी थी वहाँ से ज़्यादातर आती है, आजकल तो वो इंडिया में बन रही है। ओके। और अगर मैंने सुना था कि वहाँ डाई का इस्तेमाल होता है पूरा प्रिंटिंग करने के लिए, डाई बनानी पड़ती है, इंक उसमें लगती है। तो एक वो डाई का ज़माना था और अभी डिजिटल ज़माना है, तो वो जर्नी जो है डाई से डिजिटल की, वो आपने शायद देखी होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हाँ, पहला जो ज़माना था, आपने जो बोला कि डाई का था, एक एक का शब्द, अक्षर, सॉरी शब्द भी नहीं, अक्षर। हाँ। अशोक लिखना है तो अ पहले, स कानों और मात्रा और का, ये अलग अलग करके पहले हाथ से ये काम किया जाता था। राइट। आपने सोचा, मगर तब इतने पन्ने भी नहीं थे और न्यूज़ भी थोड़ी कम देनी पड़ती थी। आजकल तो बहुत बदल गया। बाद में ये आया कि आप जैसा टाइप करोगे वैसा वहाँ बन जाएगा। अब जो आया है वो कंप्यूटर पे, इससे आसानी ये हो रही है कि यदि पहले पन्ने पे एक न्यूज़ हमने डाल दी कि भाई फला फला हो गया है, ये अभी इस वक्त की मुझे मेन न्यूज़ लग रही है, बिल्कुल, बाद में अब कुछ इससे भी बढ़िया न्यूज़ आ जाए। हाँ जी। आपने देखा होगा पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ था, वो तो रात में देर से खत्म हुआ, तो वो सिर्फ कंप्यूटर की कमाल है कि फटाफट रिपोर्ट बना के हम पेज बना देते हैं। और पेज बनाने के बाद अब तो सीधा कंप्यूटर टू कंप्यूटर, वहाँ प्रिंटिंग का जो कंप्यूटर, वहाँ सीधा प्रिंटिंग में चला जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सहूलियत हुई। फ़ोटो की बात करते हैं, फ़ोटो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा सिर्फ लिखा होता है तो अब हमें अच्छा नहीं लगता। फोटो होता तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी माना जाता है कि भाई एक फ़ोटो 100 वर्ड्स की बराबर है। और मगर एक ज़माना था कि यहाँ से बॉम्बे तक फ़ोटो भेजनी पड़ती थी। ओके। आपका एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज को हमें छपवाना था, आज आपने दे दिया तो हम बॉम्बे पर भेजेंगे, वहाँ से आएगा, बाद में वो छपेगा। बाद में आज कंप्यूटर पर स्कैनिंग कर दो, लगा दो, बात खत्म हो गई। इसलिए हम बहुत करंट, आपने देखा होगा कि मैच का ही बात करते हैं तो मैच में जो सीन आपने देखे मेन, इसमें से कोई भी एक मेन सीन छपा होगा और वो भी कलर में। कलर सेपरेशन के लिए भी बॉम्बे पर हमें आधार रखना पड़ता था, क्योंकि कलर सेपरेशन आपको पता ही है कि 4 कलर से बनता है और ये चारों की अलग अलग नेगेटिव बनती है और सबको जोड़ के हम एक कलर चित्र खड़ा करते थे। यहाँ से बॉम्बे में, जब बॉम्बे से आने से 2-3 दिन लग जाते थे, बाद में हम करते थे। आज सिर्फ कंप्यूटर के बदौलत ये काम हो जाता है। सर, आपकी बातें सुनने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लिया था और हमारे इसरो चेयरमैन श्री डॉक्टर राधाकृष्णन का, हमारे इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन का भी आपने इंटरव्यू लिया था। तो
आप स्पेशल सिलेक्ट किए गए थे इस चीज़ को लेकर कि आपको मौका मिला था उनसे इंटरव्यू करने के लिए, तो वो आपके लिए कैसा था, कितने एक्साइटेड था आप इंटरव्यू लेने के लिए? ओके, अब्दुल कलाम और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये दो इंटरव्यू बहुत मेरे ज़िंदगी में अहम रहे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और अब्दुल कलाम तो हमारा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हम दोनों के पीछे की जो स्टोरी है वो इंस्पायर करने वाली है। हाँ, 2001 में मेरे पिताजी का निधन हुआ था, मैं घर पे ही था। या मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि वापी में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ हुआ क्या? क्योंकि उस दिनों में 2001 की बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी अशांति कभी कभार चल जाती थी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए फ़ोन आया तो मैंने पहले सोचा कि क्या हो गया। मैंने वहाँ के PI जो मेरे फ्रेंड थे उसको फ़ोन लगाया, तो उसने बोला कि भाई मैं GIDC का PI हूँ, मैं हाँ इन्वेस्टिगेट करके आपको बोल रहा हूँ। तो बाद में पता चला कि अब्दुल कलाम जी आ रहे हैं। अब्दुल कलाम जी आ रहे हैं तो मेरा दब दक होने लगा कि नहीं, इसको तो मिलना ही मिलना है। हाँ जी। मैं पूरी रात उसकी जो आत्मकथा है उनकी, हाँ विंग्स ऑफ फायर, हाँ। मैंने पूरी रात पढ़ी। सुबह में मैं ट्रेन पकड़ के उमरगांव गया, वहाँ हमने इंटरव्यू किया। वैसे कोई तैयारी नहीं थी, किसको बोला भी नहीं था। हाँ। अब्दुल कलाम जी आए, हमने रास्ते चलते चलते उसका इंटरव्यू किया। और उस समय भी मेरे ख्याल से उसके 70 के आसपास एज होगी। हाँ जी। मगर उसकी जो स्फूर्ति थी, उसका जो जुस्सा था, तो मुझे भी लगता कि यास यही हमारे ऐसे बढ़िया साइंटिस्ट या बढ़िया प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की। मेरे पास विंग्स ऑफ फायर थी, मैंने उनको देखा कि प्लीज ऑटोग्राफ चाहिए। बहुत अच्छी तरह से बात हुई और इंटरव्यू मैंने पब्लिश किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें, इसरो का चेयरमैन वे रहे थे, और उसमें जो बात है उससे हल्के ये है कि मैंने यहाँ से ऐसे ही कि मुझे इंटरव्यू करना है, मैंने एक कागज़ लिख दिया। मैं तो भूल भी गया। एक आध महीने के बाद वहाँ से PRO का फ़ोन आया कि भाई आपने ये लिखा है। हाँ, तो मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने बात की। करते हैं करीबन 8 महीना मुझे राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक मिशन चल रहा था। हाँ जी। और उन्होंने बाद में एक दिन रात को फ़ोन आया। हाँ जी। कि अशोक भाई अगले बुधवार को आ जाओ आप। अरे वाह। आपको पता नहीं है, मैं उस दिन खा भी नहीं पाया था। नहीं, मैं इतना उत्तेजित हो गया कि नहीं, इसरो हेडक्वार्टर में मुझे जाने को मिलना है, मैं वहाँ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। मैं पहुँचा वहाँ, फ्लाइट पकड़ के तो वहाँ प्रांगण में गया, तो हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई की अर्ध प्रतिमा थी। हाँ जी। मैं उसे देख के भी इतना खुश हो गया कि हमारा गुजराती यहाँ कुछ कर रहा है। इसरो की जो जड़ में जिसका विजन है वो ये है। बिल्कुल। बाद में वो सुरक्षा और ये कारण का सब कुछ निपटा के मुझे इंटरव्यू के लिए ले गए। हाँ जी। और दूसरी बात जो यहाँ जो मुझे कहनी है वो ये है कि 10 मिनट पहले, 10 बजे का मुझे टाइम मिला था, 10 मिनट पहले उनके PA का फ़ोन PRO पे आ गया कि भाई वो आए कि नहीं आए। हाँ जी। चेयरमैन सर आ गए हैं। हाँ जी। PRO मुझे वहाँ लेके गए, हम बातचीत 20 मिनट मुझे मिली थी। हाँ जी। बाद में 2 घंटे हमने बात की। ओहो, 2 घंटे बाद बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा। कुछ क्या उसमें जो इसरो का चेयरमैन का जो विजन है, नहीं विजन तो है ही, मगर जो पद की हमें लगता है कि कोई ईगो हो, बिल्कुल भी ईगो नहीं। हाँ जी। बिल्कुल जमीन से लगे हुए आदमी। बिल्कुल। इंटरव्यू खत्म हुआ, बाद में मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के गेट तक छोड़ने आए। बराबर। इतने बड़े आदमी ऐसा करते हैं तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति अभी भी जी रही है। बिल्कुल। ऐसा बाहर निकला, मैं इतना उत्तेजित था कि मैं उनके फोटोग्राफ लेना भूल गया था। बाद में मैं वापस आया कि सर यार मैं तो फोटोग्राफ लेने, अरे आ जाओ। उन्होंने जो पोस्ट में मुझे चाहिए, इसरो का चेयरमैन का जो पोस्ट मुझे चाहिए, मैं उनको ऐसे वैसे जो करके मुझे फ़ोटो लेना है, मैंने फ़ोटो ले लिए। राइट। बाद में मैं बाहर आया तो PRO ने बोला कि सर क्या करेंगे, खाना खा लेते हैं पहले। खाना खिलाया, बाद में बोला कि भाई अभी तो तेरे 6 बजे की फ़्लाइट है, क्या करोगे, जाओ बेंगलोर। उन्होंने कार दी, बेंगलोर घुमाओ। हो ऐसा रहता है। इसलिए 2 जो मेन आइकॉन हमारे कहते हैं, तो कितना ह्यूमैनिटी, बिल्कुल मानवीयता कितनी है वो पता चलता है। और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यस, नहीं तो कितनी भी ऊंची हो, लेकिन मैं तो नेशनल लेवल का जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं तो प्रादेशिक भाषा से गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते तो मना भी कर सकते थे कि यार आपको क्या इंटरव्यू देना है,
Right. मगर इंटरव्यू बहुत बढ़िया है। सर जैसा हमने 2 इंटरव्यू के बारे में सुना, तो ऐसा कोई तीसरा इंटरव्यू जो आपको बहुत टच कर गया हो तो वो शेयर करिए। है एक नासा में प्रसून देसाई नाम के एक हमारे साइंटिस्ट है, हमारे साउथ गुजरात के ही है। वो बॉर्न एट बिलीमोरा एंड बॉट अप एट यूएसए। अमेरिका में पढ़े लिखे, बहुत बड़े मंगल के 2 अभियानों में उसका लैंडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो उनका था। राइट। मुझे पता चला कि वो गांव आए हैं, Right. तो मुझे इंटरव्यू करना था। मैंने हमारा जो सोर्स है उस पर लाइन चलाई, इंटरव्यू मिला। मैं जब इंटरव्यू लेने गया था, नासा का एक साइंटिस्ट का मैं इंटरव्यू लेने गया, तो मेरी कल्पना ये थी कि कोट बोट होगा, सूटेड बूटेड होंगे, मगर वो घर के बाहर खड़े थे और हमारे यहाँ जो अनाविल कौम है, हाँ जी, वो कफनी और पाजामा हाँ। वो पहनते, बिल्कुल वैसे रहे थे। मैं तो पहचान भी नहीं पाया कि ये साइंटिस्ट होगा। बाद में मैंने वो इंट्रोड्यूस किया तो मैं ही हूँ। घर में गए, इंटरव्यू शुरू किया। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स फॉरेन में है, 6 महीने रहने के बाद भी आते हैं तो या वो ऑफ कोर्स ये इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं झलक जाती है। बिल्कुल। पूरा इंटरव्यू मैंने किया, वो प्रसून देसाई ने एक भी बार इंग्लिश वर्ड्स नहीं किया। क्या बात। पूरा का पूरा इंटरव्यू गुजराती में दिया। हाँ। मैंने पूरा एक बॉक्स अलग बनाया कि नहीं, मैंने यहाँ आया, सूरत आया, मैंने मेरे बॉस को फ़ोन किया है, हमारे तंत्री को, हाँ। कि भाई सर मैंने ये इंटरव्यू किया है, मगर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसकी कैरियर है, वो उसमें जो उन्होंने किया वो तो है ही है। बिल्कुल। मगर ये गुजराती भाषा अमेरिका में रह के भी बोल रहा है, आज एक भी अंग्रेजी वर्ड्स बोले बिना। हाँ। मैंने एक पूरा बॉक्स बनाया था कि ये दैट इज द पॉइंट। राइट। दूसरी बात, इंटरव्यू एक किरण कुमार का मैंने किया था, वो भी इसरो के चेयरमैन रहे, और आज के जो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, हाँ, मतलब कि अहमदाबाद का इसरो का जो वहाँ जो है, वो सेंटर का नीलेश देसाई का मैंने इंटरव्यू किया। ओके। बहुत सारा बात करने की मज़ा आती है, बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है। बहुत सी स्टोरी इसरो में रखी है कि जो हम जानते ही नहीं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रॉकेट बनाया, सैटेलाइट बनाया और आकाश में छोड़ दिया, मगर उसमें उनके पसीने और खून पसीने जो मिला के उन्होंने काम किया है। किरण कुमार के इंटरव्यू की बात करता हूँ कि भाई मुझे पता है कि लोकल लेवल पे जो डिग्निटी आते हैं तो ज़्यादातर जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो वैसे मिलने नहीं देते कि भाई नहीं, कुछ उनको असहज लगेगा। बिल्कुल। मगर वो तो डाउन टू अर्थ ही होते हैं, उनको ऐसी बहुत चिढ़ नहीं होती है। फिर भी मुझे ये एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैंने बैंगलोर में हमारा जो सोर्स है उससे किरण कुमार के ये इंटरव्यू की टाइम और ये मैंने फिक्स कर दिया। बाद में मैं इंटरव्यू किया। सूरत में मैं एक ही पत्रकार था जो इंटरव्यू कर सका। बाद में बहुत बड़े अखबार के पत्रकार ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा भी कि हमें क्यों करने को नहीं मिला, ये वो। दूसरी बात ये कि एक और साइंटिस्ट का मैंने इंटरव्यू किया, नाम मैं नहीं बताऊंगा, अब्दुल कलाम के बहुत नज़दीक रहे थे। वो कहाँ नवसारी में आए थे, इंटरव्यू करने गया। तो जैसा मैंने अभी बोला कि आयोजक इतने हमें दूर रखते हैं कि इंटरव्यू करना असंभव हो जाता है। तो अभी करते हैं। बाद में उसका जो कार्यक्रम थे वो शुरू हो गया। बाद में 5 मिनट मिली, उन्होंने मुझे उसके साथ इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने बोला कि बस एक ही सवाल मैं लूँगा। हाँ जी। आप सवाल पूछो। तो सवाल उस ज़माने में चंद्रयान छोड़ने की बात हो रही है, चंद्रयान 1। हाँ। तो एक बात है, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था। कई लोग इसके इसरो के एक बड़े साइंटिस्ट ने भी उसकी टीका की कि भाई हमारे यहाँ 400 करोड़ ऐसे फिजूल में डाल देने की ज़रूरत नहीं है। एक वे भी कम्युनिटी थी जो मानते थे कि नहीं, करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई आपका क्या मानना है, हाँ जी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो भड़क गए कि आपको बस जर्नलिस्ट को एक ही बात है कि आपको मसाला चाहिए, ये वैसे वो भड़क गए, बाद में चले गए। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंटरव्यू ने भी हो पाए। हमने भी बहुत उम्मीद लगाई थी क्योंकि बहुत राइटर भी अच्छे रहे थे, नहीं हो सका, ऐसा भी होता है। राइट। तो सर जैसे अभी आपने बताया, वैसे ये जो रिपोर्टिंग है उसमें बहुत चैलेंज है। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर आपकी लाइफ को खतरा होता है। हो सकता है शायद आपको भी कभी कोई तरफ से धमकी मिली हो, कुछ मिला हो,
ऐसा कोई इंसिडेंस आपके लाइफ में, या कोई जनरली चीज फेस की हो आपने? साउथ गुजरात में धमकी वाला वातावरण मेरे गोल्डन पीरियड में नहीं रहा है, क्योंकि अखबार में कुछ भी आता है तो एक माहौल रहता था, का डर रहता था, या कुछ भी मानो का प्रभाव रहता था, बिल्कुल। इसलिए धमकी वाली बात कम आती है। मगर 93 में आई थिंक, सॉरी 92, बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं बिल्कुल नया नया जॉइंट हुआ था, रविवार था, मुझे आज भी याद है। सूरत से मैं बिल्कुल अपरिचित था, क्योंकि मैं गांव का बच्चा हूँ। हाँ जी। शाम को पता चल गया कि भाई राइड शुरू हो गए। हाँ जी। मुझे स्टेशन तक जाना था, स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी थी। सूरत कहाँ मैं बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, रात के अंधेरे में मुझे पाना भी मुश्किल था। हमारे एडिटर जो थे उन्होंने पीटीआई, तब दुनिया चलती थी पीटीआई की, हाँ। उसका जो बंदा आया तो उसको बोला कि इसको इस सलामत जगह पे रखना कि जहाँ से वो स्टेशन जा सके। वो रास्ते में लेके निकला, तब भी थोड़ा डर तो रहता था, क्योंकि मैं जिस अखबार में काम कर रहा था पूरा मुस्लिम इलाका था, और डर रहता था कि कहीं हमला ना हो जाए। मगर गए। दूसरा इंसिडेंट ये भी है कि प्लेग शुरू हुआ था। हाँ जी। प्लेग में सुबह में जब ट्रेन पकड़ने घर से निकला तो पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। मैं भड़क गया कि क्या हुआ। हाँ। तो पता चला कि प्लेग फट निकला और यहाँ लोगों को आने नहीं देते। तो मगर हमारा तो सो मस्ट गो ऑन जैसी सिचुएशन रहती है। हम आए यहाँ, जैसे वैसे करके प्लेस पे पहुँचे। दूसरा एक इंसिडेंट था 2001 में, कच्छ का भूकंप हुआ। हाँ जी। 26 जनवरी। हाँ जी। वो तो हमारे अखबार में रजा रहती है। हाँ। मगर सुबह में जैसे 9 बजे भूकंप आया, तुरंत ही, तब तो टेलीविज़न का ज़माना था, बिल्कुल। धीरे धीरे फटाफट न्यूज़ आने लगी। मेरे नज़दीक में भी 2-3 इमारतें गिर गई थी। हाँ। तो मैं तो वैसे ही घर से निकला था कि अखबार तो निकलने वाला नहीं, क्योंकि तब इतना अंदाजा नहीं था कि बहुत बड़ा भूकंप था। राइट। मैं वो सिर्फ देखने के लिए गया था। तो मेरे सामने बिल्कुल नज़दीक से एक धम से इमारत गिर गई। ओहो। मैं चबक गया कि जरा भी आगे होता तो मेरा क्या होता। राइट। फिर क्या हुआ कि ये हुई घटना, 2-3 आवाज़ भी अंदर से आई, क्योंकि वहाँ मरे होंगे। बिल्कुल। बाद में पता चला कि अब क्या करना है, भूकंप बहुत बड़ा है। हाँ जी। मैंने मेरे बॉस को फ़ोन किया। हाँ। तो हमें पेपर निकालना है। तब ऐसी कोई बड़ी घटना होती तो शाम को एक अखबार निकालते थे हम, 2-4 पन्ने का। मैं सीधा ट्रेन पकड़ यहाँ गया। ट्रेन से एक मुसाफिर को मैंने देखा, मेरे गांव का था। मैंने उसे बोला कि यार घर पे इतना बोल देना कि वो सूरत गया है। हाँ। मैं यहाँ आया, तब तो हम, मनोज भाई भी मेरे साथ तब नौकरी करते थे। हम सब ने बना के पेपर रेडी किया और बाद में उसे कर दिया। ऐसी घटना भी होती है। वैसे 2008 में पूर आया था सूरत में, बहुत बड़ा पूर। तब मेरी सुबह की ड्यूटी थी, शाम को मैं निकल जाता था। मगर शाम को मेरे बॉस ने बोला कि भाई आज ठहर जाना, क्योंकि पूरा अडाजन विस्तार में बहुत बड़ा आ गया था। वो ज़्यादातर स्टाफ वहीं से आते थे, वो नहीं आ पाएंगे। तो आपको ये खत्म करना है, पेपर तैयार करना पड़ेगा। बाद में तो पानी हमारे प्रेस में भी आ गया। हम धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर चले गए और सुबह तक वहाँ रहे। हाँ। खाना पीना कुछ नहीं मिला था। दूसरे दिन दोपहर में हमारे मनोज भाई ने ही नौका बुलाई और हमको बाहर निकाला। और सूरत की जो लोग हैं, उसकी जो जिंदा दिली है, वो मैं बात करना चाहूँगा कि एक तरफ पूर है, मैं बाहर निकला और हाफिज जहाँ है चौटा पुल में, हाँ। वहाँ मुझे नौका वाले ने बता दिया कि यहाँ से आप चले जाओ। हाँ, मैं निकला, थोड़े ही आगे तो भजिया की लारी चल रही था और लोग मजे से भजिया खा रहे थे। ऐसा भी होता है। एक बार चिंता की विषय है। दूसरी बात ये भी है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि जो हमें मजा है। हाँ, बॉम्ब कांड की एक बात रह गई कि बहुत सारे सूरत में बॉम्ब कांड हुए थे। हाँ, और एक बॉम्ब गुजरात एक्सप्रेस मैं जिस गाड़ी में आता था उसी टाइम वहाँ बॉम्ब विस्फोट हो गया। ओहो। ऊपर से किसी ने फेंका था। हाँ, हाँ। मैं वहाँ था, तुरंत अफरा तफरी मची। बाद में पता चला कि ये हो गया। और शायद मेरे आसपास में ही ये विस्तार के जहाँ मैं ट्रेन में से उतरता हूँ वहीं फटा था। राइट। वो भी बच गए। सदनसीब वहाँ तो कुछ हुआ नहीं था सूरत में। मगर
ऐसा कुछ होता है घटना तो बाद में तो तहकीकात चलती है, बहुत बड़ी घटना होती है, ये चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बने हैं कि जहाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि हर दिन हम एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल। हर दिन हमें कुछ नया जानना है और यही हमें मोटिवेट करता रहता है कि नहीं आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सर जैसा आपने कहा मोटिवेशन को लेकर, तो मैं चाहता हूँ हमारे तीनों बोर्ड को मिलाकर लगभग 9000 जितने बच्चे हैं, तो अगर उन बच्चों में से किसी को अगर जर्नलिज्म की तरफ आगे बढ़ना हो और करियर ऑप्ट करना हो, तो उसके लिए कुछ शब्द आप उनको कहेंगे? बिल्कुल, नई पीढ़ी आनी चाहिए, हमारे फील्ड में भी आनी चाहिए। और आज तो बहुत सारा स्कोप है, प्रिंट मीडिया भी है, टेलीविज़न भी है, सोशल मीडिया भी है। मगर इसके लिए पहले मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप पढ़ने का शौक़ ज़रूर रखें, जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए। आप देखा होगा कि आजकल अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो सिर्फ उसके हेडलाइन पढ़ लेते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। मगर डीप में यदि जाना है, आप दूसरे से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको जी के बढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत सारा हमारा इतिहास पढ़ा है, सबका सब नहीं पढ़ सकेंगे आप, ये भी एक बात है, मगर करंट टॉपिक्स पे तो आपको जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कोर्स चला रहे हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं कि वॉइस का कैसे देना है, लिखना कैसे है, एडिटिंग कैसे करना है। ये सब जानने के बाद आप यहाँ फील्ड में आ सकते हैं। और इसके लिए बहुत जिद्दोजहद नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी भी 3 साल का बैचलर का कोर्स चलाती है, बाद में 2 साल का मास्टर्स का है, 1 साल करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जहाँ चल रहा है। मगर सबसे पहले तो एक ही बात है, लिखना और पढ़ना ये आपके ब्लड में होना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। एक ही बात करते कि आप निबंध जो लिखना पड़ता है, वो 12th फेल में बोलता है कि मुझे सब आता है, वो टीचर उनको बोल जाता है यस 250 शब्दों में अपने बारे में लिख, नहीं लिख पाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम बहुत जानते हैं, मगर हम इतना नहीं डेप्थ में लिख सकते हैं। इसलिए पहली बात है कि पहला जानना सीखो। और एक बात ये भी है कि आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छी तरह से आप लिख पाओगे, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स आपको जानने को मिलेगा, लिखने की आपको एक स्टाइल मिलेगी, कैसे लिख सकते हैं। आज मैं आपको एक साथ में एक इंसिडेंट जोड़ देता हूँ कि एक मैगजीन है गुजराती, TN सेशन, आजकल बहुत हम लोग याद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और उसकी उस जमाने में एक धाक थी कि वो बोलते कि नहीं तो नहीं। हाँ, तो लोगों को जानना मांगता था कि भाई TN सेशन क्या चीज़ है, इसको इतना क्यों याद कर रहे हैं। तो एक मैगजीन ने इंटरव्यू के लिए अपने अखबार पत्रकार को भेजा, उन्होंने नॉक किया, बातें हुई, ये वो उन्होंने 3 पन्ने का इंटरव्यू लगाया था और कवर पेज पर लगाया कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। शुरू से बात की, 3 पन्नों में लास्ट पैरा में वो आया कि हमने TN सेशन जहाँ खड़े थे डोर नॉक किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, उन्होंने दम से दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि वो इतने पत्रकारों से चिढ़ते थे कि बात ही नहीं करना चाहते। मतलब कि पूरा इंटरव्यू नहीं था, मगर इस तरीके से इनकी बातें रखी गई कि आपको लगा कि नहीं ये बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा। ऐसा भी हो सकता है। तब आपको यदि TN सेशन के बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप 3 पाने लिख सकेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। दूसरी बात ये, पढ़ने लिखने की बात से ना पत्रकारित्व ही करना जरूरी नहीं है। आप यदि पत्रकारित्व करके PR भी बन सकते हैं, PRO बन सकते हैं। दूसरी बात, राइटर भी बन सकते हैं। राइटर में भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम है। फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, उसकी वार्ता लिखनी है, इसमें भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे पैसे उनमें मिल रहे हैं और कई पत्रकार आज यही काम कर रहे हैं। आशु पटेल नाम के एक बॉम्बे का पत्रकार है, वो अभी सरदार की सीरियल दूरदर्शन में चल रही है, उसके स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। और इसके जो डायलॉग्स लिखे हैं वो भी एक पत्रकार हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस तरफ डाइवर्ट हुए हैं। कई पत्रकार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में PROशिप कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ पत्रकार का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ लिखो, न्यूज़ को पब्लिश करो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्ट्रीम उससे जड़ी है। आप पत्रकारिता के साथ ट्रांसलेशन भी एक बहुत अच्छा जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अंग्रेजी में से बहुत सारी बुक ट्रांसलेट होकर हिंदी या गुजराती में छपती है, उसके ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे दाम अच्छे मिल सकते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया अच्छे करियर बन सकते हैं। मगर फिर से बोलूँगा कि पढ़ना और लिखना ये दोनों आप कर सकते हैं,
रात तक पढ़ते रहना आपके जहन में है, हाँ। एक अच्छा वर्ड नहीं, मगर एक बात है कि भाई आपको खुजली आती है, वो खुजली आप में है तो आप बिल्कुल एक पत्रकार में आओ, बहुत अच्छा स्कोप रहता है। सर, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे स्कूल में हम बच्चों को मौका देते हैं ट्रीज टाइम्स करके न्यूज़पेपर बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, यही तो पहली उनकी शिक्षा है कि जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि बच्चे खुद लिखते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं और खुद पब्लिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं, आपकी रेडियंट स्कूल के बच्चे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो यही तो जर्नलिज्म है, यही सीखना है उन्हें। और आपको पता ही है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको एक तैयारी करनी पड़ती है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं, ये सब बातें उनके जहन में है और यही बच्चे कल का भविष्य है और ये यहाँ सीखने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं रेडियंट स्कूल का भी आभारी हूँ कि आप हमारे लिए एक नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो पत्रकारिता में कुछ कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट की जो सोच है कि बच्चों को जितनी पॉसिबिलिटी हो बुक के अलावा भी नॉलेज जो है उनको तैयार करना है करियर के लिए, उसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और साथ में अगर आपको करियर ऑप्ट करना है इन जर्नलिज्म तो उसके लिए भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी स्कूल में अवेलेबल है। साथ में हमारे पास गाइड भी हैं, पटेल सर हमारे साथ हैं कि जो आपको आगे गाइड कर सकते हैं। और हमारा अखबार गुजर गार्डियन भी है जो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम सर। ओके, थैंक यू।